दोस्तों इस वीडियो में हम टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे कि जी टॉप 10 कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें हमें साल 2025 में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे ये बड़ा बड़ा इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, ये पूरा का पूरा बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसके अंदर 10 फंड्स के नाम लिखे हैं, फिर ये भी बताया गया कि जी ये जो 10 फंड है ये क्यों बेस्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इसकी हेडिंग यही है कि टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट। अब एक चीज और बता दूं वीडियो के स्टार्टिंग में, जो ये इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है ये बेसिकली ईटी प्राइम आर्टिकल है, ये मेंबरशिप अगर आपने ले रखी है तभी दिखता है। जैसा जैसा इस आर्टिकल में लिखा है वो सब कुछ मैं आपको बस लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा। अपनी तरफ से मैंने कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं ऐड किया और ना ही मैं इतना समझदार हूं, मैं कोई फंड मैनेजर नहीं हूं कि बैठ के मैं आपको सलाह दूं कि जी मेरे हिसाब से इन फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, तो इसके फंड को हम कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही इन्वेस्ट करोगे। ये फंड्स सिर्फ जैसा आर्टिकल में दिखाए गए हैं बस मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई सलाह नहीं है, ना ही मैं आपको ऐसा कुछ कह रहा हूं कि इस फंड में आप इन्वेस्ट करो। जब भी इन्वेस्ट करो या तो आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करोगे या फिर किसी भी एक्सपर्ट की, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, उसकी सलाह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी ये आपका पर्सनल डिसीजन है। अब हम इस वीडियो में जैसा इसमें लिखा है उसको समझना शुरू करते हैं। देखो, अब एक चीज ये तो ठीक है कि जी टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स 2025 में, लेकिन इसका इकोनॉमिक टाइम का एक और आर्टिकल भी है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहां पे लगा दिया। ये कह रहा है कि जी सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इसने 0% की रिटर्न दी है। और बात भी ठीक है कि पिछले एक साल से कभी मार्केट ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, यानी अगर ओवरऑल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक साल में 0% की रिटर्न मिले हैं। अगर यही किसी के पास अच्छा खासा पैसा है, मान लो कोई ऐसा एग्जाम्पल लो कि किसी के पास 1 करोड़ है, ठीक है, हम बहुत बार वीडियोस देखते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वीडियो बनाते हैं कि इतना पैसा एसआईपी में लगाया तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 1 करोड़ बन जाएगा, फलाना फुलाना जो भी है। यही अगर किसी के पास 1 करोड़ होता और वो अगर रियल एस्टेट में डाल देता पैसा और किसी अच्छे बड़े शहर में मान लो रियल एस्टेट में कुछ भी प्रॉपर्टी परचेज करता तो उसका पैसा अच्छा खासा ग्रो कर जाता। क्योंकि इंडिया के अंदर एक चीज क्लियर है, मार्केट ठीक है, मार्केट अच्छी चीज है, हम ये चीज मानते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक मोटा पैसा चाहिए, लाइक 50 लाख से भी आज की डेट में कुछ काम नहीं बनता, यानी 1 करोड़ से ऊपर पैसा है तो ही हम रियल एस्टेट में एंटर कर सकते हैं। वहीं अगर किसी की नॉर्मल सैलरी है 10,000, 15,000, 20, 25, 50,000, 1 लाख, तो उसके लिए फिर स्टॉक मार्केट ही बेटर है, यानी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ ट्रू है, लेकिन पिछले एक साल में क्या, एक साल में तो 0% रिटर्न मिला। तो मार्केट फ्लक्चुएट है भाई, पिछले 3 साल में अच्छे रिटर्न्स मिले, कोविड के बाद बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, तब लोगों ने एंजॉय किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा खैर, अगर मैं आपको पिछले एक साल का ग्राफ दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो, ये खैर अभी आपको -4% रिटर्न दिख रहा है पिछले एक साल में, ये ऊपर नीचे चलती रही। तो अगर 2, 4, 5 दिन के बाद देखोगे तो मार्केट यहां से यहां तक देखोगे तो ऑलमोस्ट कुछ रिटर्न नहीं आया, 0% का ही रिटर्न आया। ठीक है, अच्छा अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊं कि लार्ज कैप फंड्स के अंदर अगर हम देखें तो क्या रिटर्न था, मिड कैप में क्या आया, ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल कैप के अंदर क्या आया, तो अगर इस हिसाब से देखूं तो लार्ज कैप की अगर मैं एवरेज निकालूं, देखो क्योंकि अगर मान लो मैं इस न्यूज को दिखाऊं कि सेंसेक्स ने 0% रिटर्न्स डिलीवर किए, तो सेंसेक्स क्या है, बेसिकली एक 30 कंपनीज का, जो बड़ी बड़ी 30 कंपनी है, उसका एक तरह से आप कह सकते हो कि उसकी मार्कशीट है कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर मान लो भारत की टॉप 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो जरूरी थोड़ी है कि जो छोटी कंपनीज हैं, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म ना करें। अगर सेंसेक्स नीचे गया है या फिर मान लो सेंसेक्स फ्लैट रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स ने ही ग्रोथ नहीं दी, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी होंगे जिन्होंने ग्रोथ दी है। खैर वो सारी चीजें ठीक है। अगर मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊं तो आप ये पकड़ो, लार्ज कैप का तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा पिछले एक साल का रिटर्न, मतलब कुछ कुछ जगह आपको -0.4%, जैसे इस आर्टिकल में -0.4% है, फिर कभी 0%, क्योंकि अब डेट टू डेट डिपेंड करेगा, 5 दिन बाद देखोगे तो कुछ ऊपर नीचे तो रहता ही है। ठीक है, मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने रिटर्न पॉजिटिव दिए, लेकिन बहुत कम है, 2.5-3% के आसपास रिटर्न दिए, पिछले एक साल की बात कर रहे हैं। और स्मॉल कैप तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, मतलब अगर मान लो इंटरनेशनली कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, मान लो ईरान और इजराइल का ही विवाद हो गया या रशिया यूक्रेन जंग में कुछ नया मोड़ आ गया, तो सबसे पहले स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर ही इंपैक्ट आता है, क्योंकि छोटी कंपनीज है, या तो ग्रो करेंगी या बिल्कुल डूबेंगी। तो इन्होंने तो फिर -6.71% के रिटर्न्स दिए पिछले एक साल में। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देखें कि पिछले एक साल में
इंटरनेशनली टेंशंस क्या क्या जनरेट हुई हैं। देखो पिछले एक साल की अगर मैं टेंशंस की बात करूं तो उसके बाद ही हम फंड्स को देखेंगे। पहले थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि मार्केट के अंदर चीजें क्या क्या बनी है। तो सबसे पहले तो वही जियोपॉलिटिकल टेंशन, आप एक तरह से ये कह सकते हो कि रशिया यूक्रेन वॉर रहा, और दूसरा मिडल ईस्ट के अंदर भी अभी भी टेंशन मौजूद है। अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, मिडल ईस्ट के अंदर अभी भी टेंशन है। वो नया गाजा का प्लान आया है जो इजराइल ने प्रपोज किया, बट उसके अंदर मुझे लगता नहीं है कुछ फाइनल कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि जो इजराइल कह रहा है कि सिर्फ इतना सा ही गाजा रह जाएगा और बाकी एक बफर जोन बनाएंगे, बट सोएवर उसके ऊपर कुछ होना नहीं है, ये अभी भी चलता रहेगा। तो एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन फिलहाल चल रही थी पिछले एक साल से और अभी भी चल रही है। दूसरी चीज, रूपी डेप्रिशिएट, ठीक है जी, अभी भी हो रहा है। ऑल टाइम लो पे रूपी पहुंच चुका है, यानी एक तरह से $1 के अगेंस्ट ऑलमोस्ट $90 के आसपास पहुंचने वाला है। ऑलमोस्ट 89 रुपीज के आसपास तो पहुंच ही गया था कल, आज मैंने चेक नहीं किया। तो रूपी लगातार कमजोर हो रहा है। जब रूपी कमजोर होता है और आप कह सकते हो कि डॉलर मजबूत होता है, तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी एफआईआई होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये अपना पैसा जो एफपीआई के माध्यम से लाते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे यहाँ पे शेयर्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं, ये पैसा अपना पुल बैक करना शुरू कर देते हैं। और जब इंडियन मार्केट से पैसा वापस निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर म्यूचुअल फंड्स नीचे की तरफ गिरते हैं। अब ये चीज है कि रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, क्या आगे भी होगा? ये ऑब्वियस सी बात है, होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चलती रही, अगर मिडल ईस्ट के अंदर टेंशन चलती रही, तो फिर वही ऑयल क्राइसिस बना रहेगा। ऑयल क्राइसिस बना रहेगा तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ऑयल इंपोर्ट के लिए। अगर हम ज्यादा पैसा देंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा खर्च होगा। विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें रूपी को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा और जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि एक चीज यार, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है, ये मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर उसके बाद आपको ही डिसाइड करना है कि ये राइट टाइम है, कौन सा फंड बेटर है, वो सारी की सारी चीजें। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि डॉलर जब स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और रूपी कमजोर होता है, तो देश से पैसा क्यों निकलता है? देखो एक सिंपल सी चीज समझो, एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लो $100, ठीक है, एक अमेरिका के बंदे ने भारत में इन्वेस्ट किए, और एक आसान एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो आज $1 की वैल्यू $90 के बराबर है। तो भारत में जब उसने $100 डाले तो भारत के अंदर तो उसने $9,000 डाले ना। आप समझ रहे हो बात को? अब ये पैसा इंडियन करेंसी में ग्रो करना शुरू करेगा। अब म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रो हुआ, मान लो एक साल में इसको डबल हो गया, इसका पैसा 2x हो गया। अब इसका पैसा हो गया $18,000, ठीक है जी। अब यहां पे हमारे म्यूचुअल फंड में डाला इसने पैसा, कहीं पे भी डाला, ये पैसा बढ़ के $18,000 हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो क्या बोलते हैं इंडियन रुपीज है, वो मान लो अब $1 के बराबर, मतलब आप पकड़ो $1 की जो वैल्यू है वो अब $100 के बराबर पहुंच गई, ठीक है। इसको लगा मेरा पैसा डबल हो गया। अब एक काम करते हैं, इस पैसे को निकालते हैं। इसके लिए तो क्या था, इसने $100 डाले थे, इसको क्या फर्क पड़ रहा है कि 9,000 का 18,000 हो गया? इसके लिए तो ये है कि इसने $100 डाले थे, अब ये जो पैसा है ये वापस लेना चाहता है। अब $18,000 इसके बन गए और $1 $100 के बराबर है, तो इसको डिवाइड करो तो इसको रिटर्न में कितना मिला? $180 मिले। समझ गए मेरी बात को? लेकिन इसके हिसाब से भले ही भारत में वो पैसा 2x हो गया, लेकिन इसके हिसाब से तो पैसा 1.8x ही हुआ ना। समझ के बात को? और ये तो मैंने एग्जांपल आपको ले लिया कि जी पैसा डबल हो गया। हर बार पैसा डबल थोड़ी होता है। मान लो अगर 5% की ग्रोथ आई, 7% की ग्रोथ आई, 8% की ग्रोथ आई, तो और यहां से लगातार डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपी वीक होता जा रहा है, तो जब ये अपने पैसे को पुल करेगा, तो भले इंडिया में 8% की ग्रोथ आई हो, लेकिन जब ये वापस निकालेगा तो इसको 6 या 5.5% की ग्रोथ मिलेगी। तो ये रीजन होते हैं कि जब आपकी करेंसी लगातार डेप्रिशिएट होती है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे को निकालना शुरू करते हैं। एक छोटी सी और नॉलेज की चीज भी सीख लेते हैं, काफी बार कमेंट्स आते हैं, ये एफआईआई, एफपीआई, ठीक है जी, और एफडीआई, इसमें फर्क क्या होता है? देखो एफआईआई होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे बाहर के म्यूचुअल फंड वाले एएमसी, ठीक है जी, जो कॉर्पस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बाहर के, मान लो बाहर का कोई इंश्योरेंस फंड है, वो अलग अलग देशों में पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो ये बाहर की जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, इनको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये आपके देश में पैसा डाल रही हैं। ये किस माध्यम से डाल रही हैं? क्या एफपीआई के माध्यम से डाल रही हैं या फिर एफडीआई के माध्यम से डाल रही है? एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कि आए, शेयर खरीदे, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाला, पैसा बढ़ गया, निकाल के वापस ले गए, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई होती है कि जैसे मान लो फेसबुक ने जियो के 10% शेयर खरीद लिए। अब फेसबुक जियो की
ग्रोथ का हिस्सेदार बन गया, मतलब वो सुझाव देगा उसको कि ऐसा करते हैं, ग्रो होएगा, ऐसा करते हैं। उसने लॉन्ग टर्म खरीदे हैं शेयर्स। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आता है तो उसे हम एफडीआई बोलते हैं, और जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आता है तो उसे हम एफपीआई बोलते हैं। तो एक चीज ये बता दी। अच्छा, इंटरनेशनल टेंशंस मैंने आपको बता दी कि ग्रोथ क्यों 0% रही। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस वजह से हमारा रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा, तीसरा वही क्रूड ऑयल प्राइसेस, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और चौथा फिलहाल ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एंगल है, ये भी एक कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। खैर, अब देखते हैं ये जो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है ना, ये अच्छा आर्टिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो एक्सपर्ट लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये इसने 10 फंड्स बताए हैं, ठीक है। लास्ट 1 ईयर के अगर आप सबके रिटर्न देखोगे तो सबके माइनस में रिटर्न है। ये देखो, ये देखो, बस इसको छोड़ दो, फिर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। पिछले 3 साल के रिटर्न देखोगे और 5 साल के देखोगे तो ये अच्छे रिटर्न्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, सिर्फ एक ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसने पिछले 1 साल में भी 3.20% का रिटर्न दिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि यही बेस्ट है, वो आपका एनालिसिस है, वो आप अपने आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, फंड्स कौन कौन से इन्वेस्ट किए, जैसे इसने कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट किया। स्मॉल कैप के अंदर ये 2 फंड्स लिए हैं, एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। फिर ऐसे ही लार्ज कैप। अच्छा, अब लार्ज कैप क्या होते हैं, जो भारत के टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप। जो 100 से 250 रैंकिंग की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो मिड कैप, और 250 से नीचे जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे ही फ्लेक्सी कैप फंड्स वो होते हैं जिसके अंदर फंड मैनेजर को पूरी छूट होती है कि वो अपने हिसाब से चाहे लार्ज कैप में करे, चाहे मिड कैप में करे, चाहे स्मॉल कैप में करे, मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने पैसे को ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। फिर ये कैनरा रोबेको एमर्जिंग इक्विटीज लार्ज एंड मिड कैप। कैनरा रोबेको क्या है, कैनरा इंडिया हो गया, ये जॉइंट वेंचर है बेसिकली एक तरह से, और ये नीदरलैंड की एक तरह से एएमसी कंपनी कह सकते हो, इनका वेंचर है, ठीक है। ये लार्ज एंड मिड कैप हो गया कि कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ पैसा मिड कैप में। 35% पैसा लार्ज कैप में, एटलीस्ट 35% कैसा मिड कैप में। ये भी LNM है, यानी लार्ज एंड मिड कैप, ये भी लार्ज एंड मिड कैप। फिर ये HDFC के हाइब्रिड फंड्स हैं, ये एग्रेसिव हाइब्रिड है, ठीक है। अब हाइब्रिड फंड बेसिकली क्या होते हैं, जो कुछ पैसा इक्विटी में डालते हैं यानी मार्केट में डालते हैं, कुछ पैसा डेट में डालते हैं। अब डेट हो गया सेफ, जैसे आपका एफडी बॉन्ड्स, और इक्विटी हो गया मार्केट में डालना। अब क्योंकि ये एग्रेसिव है तो मेजर पैसा इनका इक्विटी के अंदर जाता है, ठीक है, बट है हाइब्रिड फंड्स। तो ये इनके रिटर्न्स आप देख सकते हो, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बट अगेन मैं वही चीज कह रहा हूं कि ये जैसा आर्टिकल में लिखा है मैं वैसे आपको फंड दिखा रहा हूं, मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है। इवन आर्टिकल के अंदर भी जो फंड है उसे भी आपको आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। फिर मैं वही चीज कह रहा हूं, अगर जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करोगे या किसी अपने जिसको आप जानते हो जो भी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में उसकी सलाह से इन्वेस्ट करोगे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं आपको कोई फंड बता रहा हूं कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर अभी तक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल यह आता है कि ये फंड है भाई, भारत के अंदर तो इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इसके अंदर आधे से ज्यादा फंड्स ने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, तो फिर आपने कह रहा हूं कि इकोनॉमिक टाइम्स ने, इतनी बड़े ये न्यूज़पेपर है, इसने यही वाले फंड्स ही क्यों उठाए। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप पिछले 1 साल के, अगर ऐसे तो पिछले 1 साल के भी बहुत ऐसे फंड्स मिल जाएंगे जिसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन हमें ये कोई मार्कशीट नहीं देखनी कि पिछले 1 साल में इतने रिटर्न्स दिए। इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये हमने वो फंड उठाए हैं जो कंसिस्टेंट है, रिस्क कंट्रोल्ड है, और तीसरा डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज हैं ये सारी की सारी। भाई ऐसा नहीं कि आंख बंद करके उठा ली, पिछले 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न है तो यही अच्छे हैं। अगर पिछले 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिए और पिछले 3 साल और 5 साल में अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए तो फिर ऐसे फंड्स का भी क्या फायदा। तो ये कोई रेस नहीं है, तो बड़े ही अच्छे वे में इन्होंने सारा कुछ समझाया। अच्छा, वैसे ये मैंने अपनी रिसर्च से 4 वो लिखे थे, कुछ एक ऐसे फंड्स भी हैं जो पिछले 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में और अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, ठीक है। बट फिर वही चीज़ है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं इनको चैलेंज कर सकूं, सिंपल सी चीज़ है इकोनॉमिक टाइम्स वालों को। बट हाँ, ये कुछ एक फंड है, जैसे पराग पारिक एक निकला, ठीक है, इसने ये उन्होंने भी मेंशन कर रखा था कि ये 3 साल 5 साल। फिर ये इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, फिर ये भी मिड कैप कैटेगरी में, इसने भी प्लस में रिटर्न दिया, फिर इसने भी किया, इसमें दिए। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने वो फंड्स ढूंढने की कोशिश करी कि जिसने 1 साल में भी रिटर्न पॉजिटिव दिए, 3 साल में भी और 5 साल में भी अच्छे रिटर्न्स दिए। बाकी खैर आप इन्हीं को ही कंसीडर करो, क्योंकि मेरा तो 1% के आधा % भी लेवल नहीं है जितने इनके पास एक्सपर्ट्स बैठते हैं ये सारी रिपोर्ट्स बनाने में। और अगेन फिर वही चीज़ है कि आपको खुद ही डिसाइड करना है कि लाइक कौन से फंड बेटर है, खुद ही इन्वेस्ट करना है। बाकी ये पूरा आर्टिकल हमने एक तरह से डिस्कस किया, जो भी आर्टिकल में लिखे हुए थे, रीजंस, मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, क्या क्या टेंशन्स हैं इंटरनेशनली, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।